मैं वही केमिस्ट्री जानना चाहता हूँ आप दोनों के बीच पे कि व्हाट अ कॉम्बिनेशन दिमाग और दिल। अक्सर कुछ मरीज होते हैं जिसमें मुझे कुछ कार्डियक कंसल्टेशन की जरूरत होती है, मैं इमीडिएटली सर के पास भेज देती हूँ। सर के पास कुछ पेशेंट हो, सर को लगता है इनको कुछ न्यूरोलॉजिकल इश्यूज है या फिर स्ट्रेस है या अदर कुछ इश्यूज है जिसको मुझे देखना चाहिए, सर मेरे पास भेज देते हैं। इस फील्ड में सबसे ज्यादा मरीज आपको किस प्रॉब्लम के मिलते हैं और क्या कॉमन रीजंस रहते हैं उनके पेशेंट बनने के पीछे? अगर हम मरीजों की संख्या जो हमें कॉमनली देखने को मिलती है, तो मोस्ट कॉमनली हमें जो मरीज़ देखने को मिलते हैं वो है ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। इंडिया में अगर हम बोलें तो लगभग हाइपरटेंशन का जो इंसिडेंस और प्रेवलेंस है वो लगभग 20% के करीब है। स्ट्रेस को लेके मैम आप मुझे बताइए कि क्या कैसा लगता है? स्ट्रेस आज की लाइफ में अगर देखें तो बच्चे से लेके बड़े से लेके बूढ़े हर किसी को हम देखते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल जाते हैं, उनको भी स्ट्रेस रहता है। तो स्ट्रेस एक्चुअली है क्या? स्ट्रेस ये है कि जो सिचुएशन है और जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उसका मिसमैच, जो हमसे एक्सपेक्ट किया गया है या हम खुद अपने आप से एक्सपेक्ट करते हैं या सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं, वो एक्सपेक्टेशन और एग्जैक्ट सिचुएशन का जब भी मिसमैच होता है देन दैट क्रिएट्स स्ट्रेस। एक आइडियल लाइफ आफ्टर 40 क्या होनी चाहिए मेल और फीमेल दोनों, ताकि वो इन दोनों फील्ड की बीमारियों से थोड़ा सा अपने आप को सिक्योर करके चले? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस पॉडकास्ट में। आज हम दो डॉक्टरों के साथ चर्चा पे जा रहे हैं, जिसमें से एक डॉक्टर मस्तिष्क की जटिलताओं पे काम करते हैं और दूसरा आपकी धड़कनों का। तो मैं स्वागत करना चाहता हूँ डॉक्टर मयंक चौरसिया सर का। नमस्कार। और इंदु भाना मैम। नमस्कार। नमस्ते। सो साथ में आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो जिन दो डॉक्टरों की बात कर रहा हूँ वो हस्बैंड वाइफ आज हमारे साथ हैं। यहाँ मैम आपको बताएंगे कि ये कपल आपको किस तरीके से आपके दिल और दिमाग दोनों को स्वस्थ रखने में मदद करता है, और यह आपको एक ही क्लिनिक में दोनों डॉक्टर आपको सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो पहले मैं वही केमिस्ट्री जानना चाहता हूँ आप दोनों के बीच पे कि व्हाट अ कॉम्बिनेशन दिमाग और दिल। क्या कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि यू आर प्रोवाइडिंग अ कंप्लीट ह्यूमन हेल्थ सॉल्यूशन, कि आप दोनों ही सारी चीजें दे रहे हैं? क्योंकि जनरली सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल या तो दिल से जुड़ी होती है या दिमाग से जुड़ी होती है। लेकिन पेशेंट अगर आपके पास आता है तो फिर उसको बाकी चीजों की चिंता तो करनी ही रहेगा। कभी ऐसा आपको फील हुआ? बिल्कुल। अक्सर कुछ मरीज होते हैं जिसमें मुझे कुछ कार्डियक कंसल्टेशन की जरूरत होती है, मैं इमीडिएटली सर के पास भेज देती हूँ। सर के पास कुछ पेशेंट हो, सर को लगता है इनको कुछ न्यूरोलॉजिकल इश्यूज है या फिर स्ट्रेस है या अदर कुछ इश्यूज है जिसको मुझे देखना चाहिए, सर मेरे पास भेज देते हैं। तो एक ही जगह पे पेशेंट को दोनों फैसिलिटीज मिल जाती है विदाउट वेस्टेज ऑफ एनी टाइम एंड विदाउट गेटिंग कंफ्यूज कहाँ जाए कब जाए। सो इट्स अ गुड फॉर पेशेंट्स। हाँ, और वैसे भी कहा है ना कि दिल दिमाग के बीच में आदमी कंफ्यूज होता है। तो क्या पेशेंट के बीच में भी ऐसी कभी कंडीशन आती है कि वो कंफ्यूज रहता है कि यार मुझे किस डॉक्टर को जाना चाहिए, दर्द पीठ में है, ये न्यूरो से रिलेटेड है या हार्ट से रिलेटेड है? तो कभी क्या कैसे पेशेंट भी आते होंगे आपके पास जिन्हें पता ही है ये कि वो आपका है या आपका है? हाँ, काफ़ी मरीज़ ऐसे होते हैं जिनको होता है हार्ट, चेस्ट पेन, तो पहले सर के पास जाते हैं। सर देखते हैं कि कार्डियोलॉजिकली कुछ इश्यूज़ है या नहीं है, नहीं लगते हैं देन न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ डील करने के लिए मेरे पास में। इसके साथ है राती पाक तो था हो। और काफ़ी बार मेरे पेशेंट्स होते हैं जैसे सिंकोपी के बेहोश हो जाते हैं, तो उसमें हमें कार्डियक कॉज़ देखना होता है कि कुछ हार्ट की रिदम में गड़बड़ हुई है, इस वजह से फेंट हो गए हैं या अदर कोई इश्यूज़ है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि स्ट्रोक हुआ होता है और स्ट्रोक का जो प्रमुखतः रीज़न होता है क्लॉट बनने का, वो हार्ट से ओरिजिन हो रहा है, जैसे एट्रियल फिब्रिलेशन है या फिर वाल्वुलर डिजीज़ है, तो फिर मुझे सर के पास भी रिफ़र करना पड़ता है। तो काफ़ी पेशेंट होते हैं जो हमारे क्रॉस कंसल्टेशन होती है। का काउंटेड तो कंफ्यूज हो जाता होगा। हाँ, तो किस तो उसमें एंड काउंट करो। आप अभी मैम वर्तमान में कौन-कौन से हॉस्पिटल से कनेक्टेड हैं? अभी मैं मैत्री कार्डियो न्यूरो सेंटर को संचालन करती हूँ। इसके अलावा मैं विशेष जुपिटर, वी1 हॉस्पिटल, एप्पल हॉस्पिटल और रॉबर्ट नर्सिंग होम के साथ जुड़ी हुई। दूसरा। मैं एमजीएम मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। इसके अलावा मैं अपनी क्लिनिक का भी सेवाएँ देता हूँ। साथ में मैं एम्पल हॉस्पिटल और वी1 हॉस्पिटल में भी अपनी सेवाएँ देता हूँ। ओके। सो
अब हम चलते हैं अपने पॉडकास्ट की तरफ और पूछते हैं वो सारे क्वेश्चन जिसके लिए हमने आने वाले गेस्ट को बुलाया है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस पॉडकास्ट में। तो स्टार्ट करते हैं। एक अजीब कॉम्बिनेशन है दिमाग और दिल। अभी तक दुनिया ने दिमाग और दिल के बारे में बहुत सारी चीज़ें समझी हैं, लेकिन इनके ट्रीटमेंट के बारे में आज हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें जानना चाह रहे हैं। तो सर, सबसे पहले मेरा प्रश्न आपसे यही होगा, क्योंकि आप हृदय का ध्यान रखते हैं, जिसे मेडिकल टर्म में हृदय बोलते हैं, वैसे तो दिल बोलते हैं। तो इस फील्ड में सबसे ज़्यादा मरीज आपको किस प्रॉब्लम के मिलते हैं और क्या कॉमन रीजंस रहते हैं उनके पेशेंट बनने के पीछे? अगर हम मरीज़ों की संख्या जो हमें कॉमनली देखने को मिलती है, तो मोस्ट कॉमनली हमें जो मरीज़ देखने को मिलते हैं वो है ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। इंडिया में अगर हम बोलें तो लगभग हाइपरटेंशन का जो इंसिडेंस और प्रेवलेंस है वो लगभग 20% के करीब है। 20% के करीब आबादी को हमारे यहाँ देर सवेर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो ही जाती है। तो ब्लड प्रेशर बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, 40 साल के बाद हमें बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली देखने को मिलती है। उसके बाद अगर हम बात करें, दूसरे जो हमें कॉमन मरीज़ देखने को मिलते हैं वो है सीने में दर्द होना, हार्ट अटैक आना, जो कि उम्र के साथ हमें 40 साल के बाद बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। हालाँकि आजकल उम्र जो है वो एक बार नहीं रह गया, ऐसा कुछ भी, कम उम्र में भी हमें देखने को मिलता है। तो अगर हम बात करें कि ब्लड प्रेशर या जो भी हार्ट अटैक वगैरह की जो प्रॉब्लम्स होती है, तो मेनली कहीं न कहीं जो प्रॉब्लम शुरू होती है वो है एक, जिसको हम मेडिकल भाषा में बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। हमारी जो खून को ले जाने वाली नलियाँ होती हैं, उनमें कहीं न कहीं ऐज के साथ स्टिफनेस आने शुरू हो जाती है, ठीक है? कड़कपन आना शुरू होता है और उसमें ऐज के साथ उसमें धीमे-धीमे प्लाक का डिपोज़िशन, जो कोलेस्ट्रॉल का डिपोज़िशन शुरू हो जाता है। अब ये प्रोसेस किसी में स्लो होती है, किसी में फ़ास्ट होती है। अब अगर ये एक नेचुरल प्रोसेस है, जो लगभग-लगभग सभी में होती है। लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं, जो इस प्रोसेस को बढ़ा देते हैं। अब उस प्रोसेस को कौन बढ़ा देता है, आपको माता-पिता से कैसा जेनेटिक्स मिला है, वो जेनेटिक्स आपका कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है। दूसरा, आप किस तरह की लाइफ़स्टाइल अडॉप्ट कर रहे हैं। आप में मोटापा है, ओबेसिटी है, आपका जो स्ट्रेस फैक्टर है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, आप किसी तरह का एडिक्शन कर रहे हैं, जैसे स्मोकिंग है, टोबैको च्यूइंग है, ठीक है? और अगर आप अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं और आप किसी तरह की लाइफ़ ऐसा जॉब कर रहे हैं, प्रोफ़ाइल आपका इस तरह का जिसमें आप में बहुत ज़्यादा इनएक्टिविटी है, एक्सरसाइज़ नहीं हो रही है आपकी। तो ये सब ऐसे कंट्रीब्यूटरी फैक्टर हैं जो इस डिसीज़ की प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं। अल्टीमेटली जिसके हमें आउटकम देखने को मिल रहे हैं। मतलब प्रोसेस सभी में हो रही है, लेकिन एक ऐसी प्रोसेस है जो किसी में डिसीज़ के फॉर्म में एविडेंट हो रही है। तो एविडेंट हो रही है तो हमें ऐज के साथ हमें हाइपरटेंशन मिल रहा है पेशेंट में। ज़्यादा जब हार्ट की नलियों में ब्लॉकेज हो रहा है तो सीने में दर्द हो रहा है। एट द एंड अगर और ज़्यादा ब्लॉकेज हो रहा है, 80-90% अगर मिल रहा है तो पेशेंट को हार्ट अटैक हो रहा है। तो जो कॉमनली हमें देखने को मिल रहा है 40 के बाद, वो बहुत ही कॉमन ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है, जिसका हम मरीज़ में डायग्नोज़ करते हैं और उसके बाद उसमें इलाज करते हैं। तो अभी आपने जैसे सर एक चीज़ बताई कि ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर कहीं न कहीं स्ट्रेस से संबंधित होता है। व्यक्ति का कहीं न कहीं शेड्यूल बहुत ज़्यादा रहता है। तो मैम बी ए न्यूरोलॉजिस्ट, स्ट्रेस जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये स्ट्रेस एक्चुअली शुरू कहाँ से होता है? मतलब क्या फ़ील होगा पेशेंट को कि आप ऐसा बोलते हैं कि हाँ, आप स्ट्रेस में हैं या कुछ इस तरीके से जा रहे हैं? और दूसरी चीज़, स्ट्रेस के कारण बहुत सारी दूसरी प्रॉब्लम्स भी होती हैं न्यूरोलॉजिकल। तो क्या ऐसे सिम्बॉल्स होते हैं जहाँ पे हमारे दर्शकों को, अगर वो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, तो उन्हें पता चल जाए कि अगर मेरे साथ ऐसा-ऐसा हो रहा है, तो मैं स्ट्रेस में जा रहा हूँ या मुझे अब ये चीज़ पे जाना चाहिए? क्योंकि जब जैसे सर ने बताया कि कोई चीज़ें आ जाती है शरीर के अंदर, सिम्पटम जनरेट हो जाते हैं, वहाँ से पीछे ले जाना मेरे ख्याल से डिफ़िकल्ट होता है बॉडी को। लेकिन इनिशियल स्टेज पे, यानी कि अगर प्रॉब्लम दिमाग के लेवल पे ही ठीक कर दी जाए, तो दिल तक पहुँचेगी ही नहीं। तो स्ट्रेस को लेके मैम आप मुझे बताइए कि क्या कैसा लगता है एकदम? जी, बिल्कुल। स्ट्रेस आज की लाइफ में अगर देखें तो बच्चे से लेके बड़े से लेके बूढ़े, हर किसी को हम देखते हैं। छोटे-छोटे बच्चे भी स्कूल जाते हैं, उनको भी स्ट्रेस रहता है। जो अडल्ट है, काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, उनको अपना स्ट्रेस रहता है। गृहिणियाँ हैं, उनका अपना स्ट्रेस है एंड ओल्ड एज लोग हैं, उनका अपना स्ट्रेस फैक्टर है। तो स्ट्रेस एक्चुअली है क्या? स्ट्रेस ये है कि जो सिचुएशन है और जो हमारी एक्सपेक्टेशन है, उसका मिसमैच, ठीक है ना? जो हमसे एक्सपेक्ट किया गया है या हम खुद अपने आप से एक्सपेक्ट करते हैं या सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हैं, वो एक्सपेक्टेशन और एग्जैक्ट सिचुएशन का जब भी मिसमैच होता है, देन दैट क्रिएट्स स्ट्रेस।
बहुत ईज़ी सैंपल लैंग्वेज में अगर हम समझते हैं तो। मतलब आपने जितने सरल शब्दों में समझा दिया, वाक़ई में दुनिया को ये चीज़ समझने में काफ़ी कॉम्प्लिकेशन होता है। ये बहुत सही चीज़ बोला कि एक्सपेक्टेशन क्या है और रियलिटी क्या है, इनमें जब मिसमैच आता है। अब ये हो रहा है, तो क्या पहली कंडीशन मिसमैच हुई तो स्ट्रेस में आ जाएगा या एक कंटिन्यूशन में, तो फिर उसको कैसा महसूस होता है जब वो स्ट्रेस में आता है? बिल्कुल, अपन बचपन से ही लेते। फॉर एग्ज़ाम्पल छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, टीचर ने डाँट दिया, तो तुरंत उनको लग गया टीचर ने डाँट दिया मुझे, मैं स्कूल नहीं जाऊँगा। ठीक है? तो ये उनका एक रिएक्शन आया। तो एज़ अ पेरेंट हमें समझाना था कि डाँट तो आपको बच्चे हमेशा पड़ेगी ही, बट डाँट आपके अच्छे के लिए है। क्यों? क्योंकि इससे ही आप चीज़ें लर्न करेंगे, सही दिशा में आगे बढ़ना सीखेंगे, सही डिसीज़न लेते बनेंगे। अगला टीचर अगर या अगला बंदा अगर आपको डाँट रहा है, आपको उसको रिएक्ट नहीं करना है। बिकॉज़ इट इज़ फॉर योर फेवर ओनली। आपको उसे समझना है कि उससे आपको क्या फ़ायदा है। अगर कुछ आप गलत कर रहे हैं, जैसे आपने होमवर्क नहीं किया फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे बच्चे ने आज होमवर्क नहीं किया, उसके टीचर ने डाँटा, शी फेल्ट बैड। तो इसमें बुरा नहीं लगाना है क्योंकि होमवर्क करना ज़रूरी है। क्यों करना है? टीचर ने बोला इसलिए नहीं करना है, इसलिए करना है क्योंकि होमवर्क इज़ अ प्रैक्टिस जो आपने सीखा है उसको घर में आपको दोहराना है एंड इससे आप ही का इम्प्रूवमेंट होगा। इन अ वे जब हम अडल्टहुड में भी जाते हैं, हमारे बॉस हमसे कुछ एक्सपेक्टेशन करते हैं, हमारी वाइफ हमसे कुछ एक्सपेक्टेशन करती है, पेरेंट्स कुछ करते हैं, ठीक है? या हम अपने आप से कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं। वहाँ पे अगर फुलफिल नहीं होता है तो गैप क्यों है ये हमें समझना है। क्या गैप को फुलफिल करना ज़रूरी है या नहीं ये हमें समझना है। जैसे बॉस ने हमें काम दे दिया कि आपको ये काम मुझे 24 आवर में करके देना है, करेक्ट। ठीक है? अब आपको देखना है कि आप उसको बेस्ट तरीके से कैसे कर पाएँ, ठीक है? और आपका अपना 100% देना है, ठीक है? कहीं पे कुछ लूप होल्स हो तो उसके आपको रास्ते निकालने हैं, है ना? तो इससे क्या होगा, इससे आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना? एंड यू विल स्टेप अप टू अनदर लेडर, ठीक है? तो ये इन अ वे आपका ही प्रोग्रेस करेगा। बट अगर आपने उसको लोड ले लिया, अरे मेरे से काम नहीं हो रहा है, मैं कैसे करूँगा, बॉस ऐसा है, बॉस वैसा है, तो इससे ना तो आपका ग्रोथ होगा, ठीक है? एंड सेकेंडरीली आप पे जो बॉडी में नेगेटिव एनर्जीज़ जनरेट हो रही है, नेगेटिव इमोशंस जो जनरेट हो रहे हैं, बिकॉज़ ऑफ दैट बॉडी में एक्चुअली केमिकल रिएक्शंस होते हैं। वो केमिकल रिएक्शंस में सिम्पैथेटिक सिस्टम जो है हमारा वो एक्टिवेट होता है। सिम्पैथेटिक सिस्टम जब एक्टिवेट होता है, तो ओवरऑल हमारा ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर लेवल, हार्ट रेट लेवल ये बढ़े हुए रहते हैं। अक्सर कुछ मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में पाया गया है कि रेस्टिंग स्टेज में भी उनका ब्लड ब्लड प्रेशर तो हाई रहता है, बट हार्ट रेट भी हाई रहती है। मोर देन 100, 112 रहती है। तो ऐसा क्यों है? जब आप एट रेस्टिंग फेज़ है अपने घर में तो आपका पल्स रेट शुड बी नॉर्मल, मतलब एटलीस्ट 100 के अंदर तो होना ही चाहिए। ठीक है? इफ इट इज़ मोर देन 100 तो कहीं न कहीं स्ट्रेस है। आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ रिएक्ट कर रहे हैं, उसके रिएक्शन में कैटेकोलामाइन्स रिलीज़ हो रहे हैं और आपका पल्स रेट बढ़ रहा है। तो ये ओवरऑल अल्टीमेटली आपके हार्ट पे बर्डन डाल रहा है, आपके ब्लड वेसल्स पे बर्डन डाल रहा है और ब्लड प्रेशर शूट करेगा और आपकी हार्ट रेट शूट करेगी और आपको एथेरोस्क्लेरोसिस यानी जो सर ने बताया धमनियों में कड़कपन आएगा और ओवरऑल हार्ट अटैक, स्ट्रोक ये सारे इस फैक्टर्स पड़ते हैं। रंजित जी, मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहता हूँ। अभी मैं रिसेंटली कहीं स्टडी पढ़ी थी, उसमें ऐसा बताया गया था कि जब एक स्टडी हुई थी एम्प्लॉइज़ पे, जो ऑफ़िस में जो काम करने जाते हैं, तो उनमें देखा गया कि जो ऑफ़िस में काम करते हैं, उनमें मंडे को सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक आने की पॉसिबिलिटी रहती है। क्योंकि संडे के दिन उनको संडे के बाद तो मंडे के लिए जो उन्हें स्ट्रेस रहता है कि मंडे को ये सब काम करना है। तो उसके बाद डेटा देखा गया, तो इंडिया में भी स्टडी हुई प्लस अब्रॉड में भी स्टडी हुई, तो उसमें डेटा जो है वो सेम मिला। क्योंकि मंडे को जो हार्ट अटैक की जो संभावना है वो ज़्यादा होगी। तो स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो सबकी लाइफ में आना है और सबको अपने-अपने स्ट्रेस बस्टर, जिसको स्ट्रेस को रिलीव करने के तरीके खुद ढूँढना है, कि आप कैसे आप उस चीज़ को डील कर सकते हैं। सबके अपने-अपने तरीके हो सकते हैं, हर किसी आदमी कोई मेडिटेशन करेगा, कोई एक्सरसाइज़ करेगा, कोई अच्छी किताबें पढ़ेगा, कोई जिन स्ट्रेसर है उनसे दूर करेगा, सबके अपने तरीके हो सकते हैं, पर मुझे लगता है सबको अपने-अपने कंट्रोल करने के उसको तरीके ढूँढना चाहिए, वो तो आएगा ही। कुल मिला के स्ट्रेस को रिलैक्स करना है तो हमें जिन चीज़ों से स्ट्रेस मिलता है, यानी कि जहाँ पे हमारी एक्सपेक्टेशन और रियलिटी में डिस्टेंस मिलती है, वो चीज़ भी लग उससे अपना दिमाग हटा लिया। चाहे वो कहीं पे घूमने जाने को लेकर हो या फिर कोई मूवी देखने को लेकर हो या फिर फैमिली के साथ कहीं जाना है। तो मतलब कुल मिला सबसे पहले कि कोई प्रॉब्लम है अगर लाइफ में, तो आपको उसको फेस करना है, आपको उससे भागना नहीं है ना? इसको एस्केप मैकेनिज़्म बोलते हैं, जो अल्कोहलिक्स करते हैं।
कोई लाइफ में प्रॉब्लम है, अल्कोहल ले लिया, कुछ देर के लिए लाइक रियलिटी से कट ऑफ हो गए, और दैट इज़ नॉट अ वे ऑफ एस्केपिंग, इट इज़ मतलब वे ऑफ डीलिंग द प्रॉब्लम, इट इज़ वे ऑफ एस्केपिंग फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, कुछ घंटे तक आप उससे एस्केप हो गए। सो सही चीज़ तो ये है कि आपको उसको फेस करना है, उसको कैसे फेस करना है ये आपका लर्न है, दैट इज़ द आर्ट ऑफ लिविंग व्हिच वन एवरीवन शुड लर्न, और ये लर्निंग सिंस चाइल्डहुड ही होनी चाहिए। क्या कोई ऐसा केस है जहाँ पे किसी पेशेंट को आप दोनों ने साथ में ट्रीट करा हो? डियर न्यूरोलॉजिस्ट डियर। बहुत सारे पेशेंट हैं जो कई बार हम जब साथ में प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जिनमें कॉमन प्रॉब्लम्स होती है। कई बार मरीजों में जैसे अभी एक पेशेंट का हम बताते हैं कि पेशेंट था जिनको डिलीवरी के बाद पेरीपार्टम कार्डियोमायोपैथी, हार्ट का कमज़ोर हो गया। मीनवाइल उसके बाद में उनको स्ट्रोक भी हो गया। तो ऐसे केसेस रहते हैं जिसमें दोनों के इश्यूज़ रहते हैं। कई बार दोनों के कई बार हार्ट के अंदर कोई क्लॉट बन गया, क्लॉट बनने के बाद अगर वो डिसॉल्व इस तरह से डाइल्यूट होकर वो ब्रेन के अंदर चला गया, तो वो लकवा कर देगा। तो प्रॉब्लम हार्ट के अंदर भी थी, प्रॉब्लम उसकी वजह से ब्रेन में भी हो गई। तो ये बहुत कॉमन कंबाइन है। अल्टीमेटली हार्ट आपका पंप करता है, पंप करने के बाद कई बार कुछ हार्ट के अंदर ब्लड का क्लॉट बना, तो हमारी वो वेसल्स के थ्रू ब्रेन के अंदर चला जाता है। तो आपको हार्ट को भी डील करना है, आपको न्यूरोलॉजी के इश्यूज़ जो हो रहे हैं, स्ट्रोक हुआ है, लकवा हुआ है, उसको भी डील करना है। तो कई सारे ऐसे केसेस रहते हैं जिनमें कंबाइंड इश्यूज़ रहते हैं और कंबाइंड इश्यूज़ को डील करना पड़ता है। मतलब आपकी बातें सुन के मेरे को प्रॉब्लम एक जगह लगी कि ब्लड में क्लॉट नहीं होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। अगर ब्लड में क्लॉट हुआ तो वो जहाँ जाएगा तकलीफ तकलीफ देगा। अगर वो हाथ में जाएगा तो वहाँ गैंग्रीन करेगा, पैर में जाएगा तो गैंग्रीन करेगा, हाथों में चला गया तो हाथों की नसों में गैंग्रीन करेगा, ब्रेन में चला गया तो लकवा कर देगा। तो सर क्या कोई ऐसा टेस्ट होता है जिससे ये पता चले कि हमारे ब्लड में क्लॉट तो नहीं जम रहा है या जनरली ऐसा होता है कि नॉर्मल इंसानों में बॉडी में ऐसा ऑलरेडी प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म होता है कि इस तरह का क्लॉट नहीं बनता है किसी को। तो ये क्लॉट बनने की जो प्रोसेस होती है उसके अलग-अलग कारण होते हैं। जो प्रमुख तौर पे अगर हम ब्लड वेसल्स में अगर जो हम हार्ट की नलियों में बात कर रहे हैं, तो वो अल्टीमेटली मैंने बताया जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉज़िट हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल डिपॉज़िट होने के बाद उसकी वेसल के अंदर एक कैपिंग होती है, एक कवर टाइप की होती है। किसी न किसी बॉडी में स्ट्रेस हुआ या किस तरह का हार्मोन रिलीज़ हुआ, अल्टीमेटली वो कैप रिलीज़ हो गई। कैप रिलीज़ होने के बाद बॉडी में जो अंदर की नलियाँ हैं, उसके अंदर थ्रोम्बस बनना शुरू हो जाता है। तो वो एक नली के अंदर का थ्रोम्बस हो गया, जिसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक आ गया। ये सेम प्रोसेस आपकी ब्रेन के अंदर हो रही है। ब्रेन के अंदर भी एथेरोस्क्लेरोसिस हो रही है, कैपिंग हो रही है, कोलेस्ट्रॉल डिपॉज़िट हो रहा है, अल्टीमेटली वो रप्चर हो गया, वहाँ थ्रोम्बस बन गया। और सेम प्रोसेस आपकी हो गई। दूसरा होता है कि आपकी जो बड़ी नलियाँ हैं, जो बड़े साइज़ की नलियाँ हैं, उनके अंदर भी ब्लड का क्लॉट बनता है। अगर कई बार हम हार्ट के अंदर भी ब्लड का क्लॉट देखते हैं। मोस्टली हार्ट के अंदर अगर ब्लड का क्लॉट बनने की जो प्रोसेस होती है, वो हमें तब देखने को मिलती है या तो मरीज़ को हार्ट अटैक आ जाए। हार्ट अटैक आने के बाद हार्ट की जो संकुचन है या कॉन्ट्रैक्शन है, वो इतने स्लो हो गए हैं कि वहाँ पे ब्लड का जो है प्रॉपर स्टैग्नेशन हो रहा है, ब्लड की रुकावट हो रही है। तो अल्टीमेटली जो रुका हुआ ब्लड होता है, वो जम जाता है। ये नेचुरल टेंडेंसी होती है। सही बात है। तो इसी तरह से हार्ट के अंदर होता है कि हार्ट के अंदर अगर कोई ब्लड का हार्ट का हमारा संकुचन कमजोर है, तो वो ब्लड वहाँ पे क्लॉट बन जाएगा। क्लॉट अगर हार्ट के संकुचन की वजह से कभी वो टूट सकता है। ठीक है? कई बार ऐसा होता है कि जो पैरों की नस होती है, उनके अंदर भी ब्लड का क्लॉट बन जाता है। मोस्टली नॉर्मली जो वॉकिंग टॉकिंग पेशेंट होते हैं, चलते-फिरते रहते हैं, उन लोगों में ऐसा नहीं होता है। रेयरली कभी देखने को मिलता है। जो मोस्ट कॉमनली होता है ऑर्थोपेडिक पेशेंट होते हैं। सर फ्रैक्चर हो गया, फ्रैक्चर होने के बाद बहुत लंबे समय तक बेड पे लेटे हुए हैं, इनएक्टिविटी है, तो ब्लड का स्टैग्नेशन हो गया। मैंने बोला जमा हो गया। जमा हो गया तो क्लॉट बन गया, क्लॉट बनने के बाद वो सारा का सारा ब्लड अल्टीमेटली ऊपर जा रहा है, तो वो क्लॉट को भी ऊपर ले जाता है। तो ऊपर ले जाने के बाद हमारी जो फेफड़े की नलियाँ हैं, कई बार उनमें जमा हो जाता है। तो जेनेटिकली जो कॉज़ होते हैं, जेनेटिकली कॉज़ जो जिन कई बार ऐसा होता है जेनेटिकली भी कुछ म्यूटेशंस होते हैं, उन म्यूटेशंस की वजह से भी ब्लड का क्लॉट बनता है और वो बहुत ही रेयर फिनोमेना होती है। मतलब आपको 1000 में किसी एक मरीज में आपको ऐसा देखने को मिलेगा या आपकी प्रैक्टिस में भी साल में 2 पेशेंट देखने को मिलेंगे, 1 या 2 पेशेंट। और जो मोस्ट कॉमनली जो कॉमन हो कारण होते हैं, वो हमारी सोसाइटी या हमारे को कोई डिसीज़ हो गई, उन सब के साथ जो एक कॉम्प्लिकेशंस हुआ, उस पार्ट ऑफ कॉम्प्लिकेशन में ज़्यादा वो होते हैं। अब अगला प्रश्न मेरा है कि आज की युवा पीढ़ी जो बाहर से किसी दूसरी सिटी में पढ़ने जाती है, तो बट ऑब्वियसली घर का खाना छूटता है और स्टडी और क्लासमेट और रूममेट्स के होते हुए रात की स्लीप छूटती है। मेडिकल साइंस में और हेल्दी लाइफ में हमने एक चीज़ ज़रूर जाना है कि डाइट और स्लीप ये 2 और वर्कआउट ये 3 लाइफ के ऐसे फैक्टर है, अगर इनमें बैलेंस नहीं बने तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती। तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि जो बच्चा बाहर से आज यहाँ पे आया, क्योंकि इंदौर में और कई सारी सिटियों में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बाहर से पढ़ाई करने आते हैं। अगर वो बट ऑब्वियसली संगत के कारण स्मोकिंग, लिकर
और ये सारी चीज़ें होती रात में ही जाता है, तो स्लीप वो भी नहीं हो पाता। तो अगर किसी बच्चे की प्रोफाइल इन तीनों चीज़ों से इफ़ेक्टेड है, स्मोकिंग, लिकर और फास्ट फूड, और एक्सरसाइज़ तो थोड़ी बहुत होगी तो होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। तो उनको बी अ कार्डियोलॉजिस्ट क्या-क्या प्रॉब्लम होने की संभावना, और बी अ न्यूरोलॉजिस्ट कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स होने की संभावना है? मोस्ट कॉमनली ऐसे मरीजों में हम हार्ट अटैक बहुत कॉमन देखते हैं। और न्यूरोलॉजी में स्ट्रोक। स्ट्रोक। तो इन दोनों के कोई प्री सिम्पटम्स, जैसे आज के टाइम में स्टूडेंट्स भी देख रहे हैं, कई बार क्या होता है जब डर लगता है तो बच्चे सुधर जाते हैं। तो कोई ऐसे सिम्पटम्स, जैसे स्मोकर्स को हम बोल दें कि ऐसे हाथ तो हाथ ऐसे काँपते रहते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें कि अगर उनको अंदर से ऐसा फ़ील हो रहा है तो एक बॉडी वार्निंग साइन दे रहा है। तो बी ए न्यूरोलॉजिस्ट, स्ट्रोक के टाइम पे बॉडी ऐसे कौन-कौन से अलार्म बजाती है? से स्ट्रोक कभी भी धीरे-धीरे नहीं होता है, ऑलवेज़ सडनली ही होता है। उसके जो इनिशियल सिम्पटम्स है जिससे स्ट्रोक को अर्ली पहचाना जा सकता है, वो हमें बी फास्ट के न्यूमोनिक से जानते हैं। बी यानी कि बैलेंस, सडनली चक्कर आने लग जाए, ई यानी देखने में दिक्कत आने लग जाए, फिर फास्ट से एफ यानी कि चेहरा, फेस, अगर चेहरा टेढ़ा हो जाए तो ये स्ट्रोक का प्रारंभिक लक्षण हो सकता है। ए से आम हाथ उठाने में अगर दिक्कत आए, हाथ में चीज पकड़ने में दिक्कत आए या हाथ सुन्न हो जाए, ऐसे फीचर आए, ये भी स्ट्रोक का सिम्टम है। ऐसे स्पीच यानी बोलने में आवाज लड़खड़ाए, तो ये भी स्ट्रोक का सिम्टम है। इनमें से अगर कोई भी सिम्टम हो तो टी फॉर टाइम, इट इज एन इमरजेंसी, इमीडिएटली नियरेस्ट ऐसा हॉस्पिटल में आपको अप्रोच करना चाहिए। कम कम से कम एक सिटी स्कैन की फैसिलिटी हो, न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल हो। वो इसलिए क्योंकि स्ट्रोक अगर इनिशियल सिम्टम में होता है, इनिशियल फेज में होता है, तो विदिन विंडो पीरियड होता है, उस विंडो पीरियड में हम कुछ क्लॉट डिसॉल्विंग इंजेक्शंस दे सकते हैं, जिससे कि ब्रेन का जो डैमेज है उसको हम मिनिमाइज कर सके या रिवर्स भी कर पाए। ओके। सो मैम, ये जो बी फास्ट है, ये तो वाक़ई में हमारे सभी दर्शकों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हमारे सभी घर में एक वरिष्ठ व्यक्ति होते हैं, और वहाँ पे उनके लिए ये जो मैम ने बात बताई, ये वाक़ई में हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम इवैल्यूएट कर सकते हैं और ऑल ऑफ टाइम हम हमारे सीनियर्स की सीरियसनेस कंडीशन पहुँचने के पहले ही उसको सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हार्ट अटैक जब आता है तब मरीज अस्पताल जाता ही जाता है। क्यों? क्योंकि तब दर्द होता है। स्ट्रोक में अनफॉर्च्युनेटली दर्द नहीं होता है। तो काफ़ी बार माइनर स्ट्रोक्स जो होते हैं जिसमें बहुत डेफिसिट ना हो या मरीज को समझ नहीं आए, तो काफ़ी बार मरीज अस्पताल जाता नहीं है, डॉक्टर के पास जाता नहीं है। ऐसा काफ़ी बुजुर्ग मरीज देखते हैं कि हाथ थोड़ा-सा उठ नहीं रहा है, थोड़ी-सी वीकनेस लगी, थोड़ा-सा चलने में दिक्कत आ रहा है। तो ना तो वो अपने किसी बच्चों को या और रिलेटिव को ये चीज़ डिस्कस करते हैं, या तो फिर डिस्कस करते तो इग्नोर कर दें, नियरेस्ट कोई डॉक्टर को दिखा देते, छोटी-मोटी दवाई दिलवा देते और चीज़ें मिस हो जाती है। तो मी पास्ट हमें जानना और समझना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि स्ट्रोक को हम अर्ली आइडेंटिफाई करें और अर्ली ट्रीट कर पाएँ। मगर एक एक सबसे बड़ा कन्फ्यूजन ये भी रहता है कि आजकल तो जो इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो ज्ञान है कि दर्द हो रहा है सीने में, मतलब कैसे, इस कारण से भी बहुत सारे लोग अवॉइड कर देता है। क्या कोई टाइप का दर्द है, या कोई पर्टिकुलर पैटर्न है, या कुछ स्टेप बाय स्टेप कोई चीज होती है जिससे ये पता चल सके कि ये मुझे गैस का दर्द नहीं है, ये हार्ट का दर्द है? क्योंकि गैस का दर्द तो राइट लेफ्ट, हाथ, कंधा, पीठ पे कहीं पे भी होता है। तो कैसे पता चलेगा कि वो गैस का दर्द है या सही में कुछ? मैं इसको एक उदाहरण से समझाना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले हमने एक पेशेंट देखा था। वो ही वाज़ अ आईटी प्रोफेशनल, वो आईटी प्रोफेशनल था और उसकी लाइफ़स्टाइल ऐसी थी, मैं आपको बताता हूँ। वो करीबन 6 टू 7 सिगरेट पर डे लेता था। 26 ईयर एज थी उनकी, और वो ऐसा करीबन 7-8 साल से ले रहे थे। सिगरेट स्मोकिंग थी, कोई इनएक्टिविटी थी, एक्सरसाइज़ वगैरह नहीं थी, देर रात तक सोना, सुबह उठना, लेट लेट उठना, ये सब उनकी लाइफ़स्टाइल थी। उनको हमारे यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती होने से 7 से 8 दिन पहले सीने में दर्द हुआ था, बट ही इग्नोर इग्नोर उन्होंने इसको इग्नोर किया, और जब हमारे पास आए तो उनको हार्ट अटैक आ गया था। हार्ट अटैक आने के बाद उनको जो एक प्रोटोकॉल ऑफ ट्रीटमेंट था वो सब दिया गया।
तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है जो युवा पीढ़ी में जो एक एक डिनायल है कि हमें तो कुछ हो ही नहीं सकता, उस चीज़ से, उस डिनायल से उनको बाहर निकलना चाहिए। डिनायल अगर आप डिनायल में रहेंगे तो फिर आप कभी भी ये सब चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज नहीं कर सकते, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन नहीं कर सकते। मोस्टली हम जैसे आप कई बार एक बहुत सारा कॉमन सवाल आता है कि यंग लोगों में बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक देखने को मिल रहा है, इस तरह से हो रहा है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम अभी प्रैक्टिस में देखते हैं तो 10 में से 9 लोग जो होते हैं, जो यंग पेशेंट आते हैं, उनमें कोई ना कोई रिस्क फैक्टर ज़रूर होता है, जिसकी वजह से उनको हो रहा है। ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ 40 साल से कम उम्र में और उसमें कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है। ना वो स्मोकिंग करता हो, ना उसकी लाइफ़स्टाइल खराब हो, ना उसको स्ट्रेस हो, तब ऐसा आने की हार्ट अटैक आने की चांसेस ना के बराबर है। मेजॉरिटी केस में हमें तम्बाकू खाना, टोबैको च्यूइंग और स्मोकिंग, ये 10 में से 8 लोगों में कॉमनली देखने को मिलता है। हमारी सोच से लोगों को लगता है कि हम स्मोकिंग कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हमें लंग्स की प्रॉब्लम हो जाएगी, थोड़ा बहुत खांसी होगी, थोड़ी बहुत ब्रोंकाइटिस हो जाएगा। पर उनको ये समझ नहीं आता कि ये आपकी एथेरोस्क्लेरोसिस की जो प्रोसेस है, उसको स्पीड अप कर रहा है और अल्टीमेटली आपकी नलियों में जल्दी ब्लॉकेज क डेवलप कर रहा है और आपको हार्ट अटैक आ रहा है। तो ऐसे पेशेंट में हमें नली में ब्लॉकेज भी, डिसीज़ भी, जब उनका एंजियोग्राफी करके देखते हैं तो हमें डिसीज़ भी मिलती है, कोलेस्ट्रॉल का प्लाक भी मिलता है और जिसको बोलते हैं ब्लड का क्लॉट, हैवी ब्लड का क्लॉट बर्डन नहीं देखने को मिलते हैं ऐसे पेशेंट्स पे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोगों को समझ रही, यंग लाइफ में अगर आपको एक्सरसाइज करना, किसी भी तरह एडिक्शन से दूर रहना और एक डिसिप्लिन लाइफ जीना, आप अपने आप को बीमारी से बचा सकते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने बोला चेस्ट पेन के बारे में, तो मैं कह रहा हूँ कि दर्द जब भी आपको हो रहा है तो मोस्ट ऑफ टाइम हमारे यहाँ वही मैंने बोला डिनायल मोड है कि हमको तो बीमारी होगी नहीं, दर्द होगा तो एसिडिटी का ही दर्द होगा, हम कुछ ना कुछ होम बेस्ड रेमेडी ले लेंगे। तो अगर कोई भी, अगर आपको सीने में दर्द हो रहा है, चाहे कहीं भी हो रहा होगा, 30 मिनट्स में कि आपके लोकल ट्रीटमेंट लेने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा नियरेस्ट जो आपको जाके एक ईसीजी कराना चाहिए। ऑलमोस्ट ईसीजी हर जगह अवेलेबल है, डायग्नोस्टिक सेंटर पे भी अवेलेबल है, जो 50-100 रुपए का एक छोटा टेस्ट होता है। कई बार आप ईसीजी करते हैं तो ईसीजी में चेंजेस आते हैं, इनिशियल चेंजेस आपको पकड़ के डॉक्टर उसका प्राइमरी, आपका जब आपको डिसीज़ नहीं हो रही है या फुल ब्लोन अटैक नहीं आया, उससे पहले आपको डायग्नोस कर सकता है, इलाज कर सकता है। तो मेजॉरिटी हमारे पास पेशेंट ऐसा होता है कि उनको हार्ट अटैक आ जाता है, 24 घंटे निकल जाते हैं, उसके बाद पेशेंट आते हैं हमारे पास जब उनका हार्ट अटैक पूरा इवॉल्व हो चुका है, ऐसा करके। तब भी वो डिनायल मोड में रहते हैं कि हमको तो गैस का दर्द हुआ था या हमें एसिडिटी का दर्द हुआ था। तो कोई भी ऐसा दर्द जो आपको 30 मिनट से ज़्यादा बना हुआ है और आपका लोकल एंटासिड वगैरह लेने से ठीक नहीं हो रहा, तो आपको हमेशा, चाहे रात के कितने भी बज रहे हों, आपको जाके नियरेस्ट जगह पर अपना एक ईसीजी तो कराना ही चाहिए कम से कम। दर्द एक ही जगह होना चाहिए। मतलब अगर मान लीजिए कि दर्द चेस्ट में होना चालू हुआ, अब थोड़ी देर बाद वो हाथ की तरफ जा रहा है, राइट हैंड चले गया, मूव कर रहा है, तो टेंशन वाली बात नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एकदम गलत है। जो दिल का दर्द होता है, वो सीने में दर्द होता है और उसका रेडिएशन भी होता है। जो अगर आपका दिल का दर्द है, मोस्टली आपके सामने फ्रंट ऑफ द चेस्ट पे रहता है। अगर कई बार वो आपके राइट हैंड में भी जा सकता है, कई बार आपके लेफ्ट हैंड में भी जा सकता है, कई बार बैक में भी जा सकता है, अप टू जॉ तक जा सकता है और नीचे अम्बिलिकस तक जा सकता है। ये उसकी टेरिटरी रहती है, जिस टेरिटरी में वो रेडिएट कर सकता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये आपका डोमेन नहीं है। मैं आपको, आप सिंपल सा रूल लगाइए कि अगर आपको पेन हो रहा है और 30 मिनट से ज़्यादा परसिस्ट कर रहा है, तो बेटर है कि आप एक ईसीजी तो कराइए लीजिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। एटलीस्ट वो चीज़ आप डॉक्टर पे छोड़ दीजिए कि डॉक्टर उसको क्लिनिकली कैसे जज कर रहा है कि वो आपका पेन मस्कुलर पेन है या फिर आपका कार्डियक पेन है, उसके लिए आपको वो डॉक्टर पे डोमेन पे छोड़ दीजिए। लेकिन आपको अगर इतना याद रखना है कि अगर आपको पेन हो रहा है और वो जो ठीक नहीं हो रहा है, तो फिर आप नियरेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करिए। तो सर इसको थोड़ा-सा और हम आसान करते हैं। ईसीजी कराना 30 मिनट के बाद अब ज़रूरी है। तो जैसे ब्लड टेस्ट की और बीपी चेक करने की मशीन आती है, ऐसी पोर्टेबल कोई ईसीजी भी आती है? हाँ, ईसीजी मशीन, पोर्टेबल मशीन्स आती हैं। वो लोग अपने घर में रख सकते हैं। हाँ, लेकिन जैसे अगर बहुत सारे एप्पल की डिवाइसेज़ रहते हैं, उनके साथ भी लोगों की कुछ-कुछ ईसीजी की लीड्स प्रिंट आ जाती हैं। लेकिन जनरली वो जो डिवाइसेज़ रहती हैं, वो फिंगर पे लगाने की होती है, उससे हमें जनरली जो ईसीजी होता है, उसमें 12 लीड चैनल्स होते हैं। हम जिसमें 4 पैर पे लगाते हैं और हमारे 6 जो लीड्स चैनल होते हैं, वो हम चेस्ट पे लगाते हैं। तो उससे हमें पूरा हार्ट का एक पूरा व्यू बनता है, 360 डायमेंशन बनता है पूरा, उसकी वजह से। लेकिन हम जो हाथ में जो लीड लगाते हैं, उसमें हमें उसी लीड के बारे में, एक लीड के बारे में पता लगेगा। तो अगर सपोज़ करो किसी को हार्ट अटैक आया, वो उस लीड का हार्ट अटैक नहीं आया, तो आप मिस कर जाएँगे। करेक्ट। तो इसलिए मतलब पोर्टेबल मशीन होगी तो, और उसको ठीक तरीके से अगर लगाना पता है, हिदायतों के अनुसार। नहीं, नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा। मैं आपको जो पोर्टेबल मशीन्स आ रही है, वो आपको जो हार्ट का जो कंप्लीट 360 व्यू है, वो नहीं दे रही है। रहती।
केवल एक सिंपल आपको पता लग जाएगा उससे कि आपको हार्ट रेट कैसी है आपकी, वो आपको धड़कन पता लग जाएगी। और कई बार वो जो कॉमनली यूज़ करते हैं, एक कॉमन बीमारी होती है जिसको बोलते हैं हम एट्रियल फिब्रिलेशन। उम्र के साथ हार्ट की धड़कन बढ़ जाती है, वो धड़कन को इर्रेगुलरिटी को पता करने के लिए वो अच्छी है, लेकिन हार्ट अटैक को पता करने के लिए अच्छी नहीं है। ओके, वैसे भी ईसीजी की रिपोर्ट जो होती है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसको संगीतज्ञ भी नहीं समझ पाएँगे, बस डॉक्टर का ही है। तो अब आगे चलते हैं, हमारे देश में कई सारे युवा वर्ग हैं, कई सारे अलग-अलग एज फैक्टर हैं। 40 के बाद जनरली देखा जाए तो शारीरिक रूप से पुरुषों और महिलाओं में, दोनों में बहुत चेंजेस आते हैं। तो क्या संभावना है कि 40 के बाद इन प्रॉब्लम्स के अटैक, चाहे स्ट्रोक का हो, चाहे हार्ट का हो, वो बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है? क्या ओबेसिटीज़ में ज़्यादा होती हैं या लेडीज़ में ज़्यादा होती हैं? तो ऐसे किस तरीके के बॉडी स्ट्रक्चर मान लें या लाइफ़स्टाइल वाले लोग मान लें, जिनमें इनकी संभावना बढ़ जाती है? तो मैंने बताया कि जैसे आपको जो दिल की बीमारियाँ हैं या आपको स्ट्रोक हो रहा है, वो कहीं न कहीं आपके जेनेटिक्स से रिलेटेड है। आपको माता-पिता, आपके हेरिडिटरी कैसे जीन मिले हैं, ये कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है। अगर आपको पता है कि आपके घर में आपके चाचा-ताऊ या फिर आपके जो ब्लड रिलेटिव हैं, क्लोज़ फर्स्ट डिग्री रिलेटिव हैं, उनके सब माता-पिता, भाई-बहन किसी को अगर दिल की बीमारी है, तो आप भी उस रडार पे बिल्कुल है। तो आपको ये बात हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर जिस उम्र में बीमारी हुई थी, तो आप ये मान के चलिए कि आपको उससे 10 साल पहले बीमारी होने की संभावना है। तो ऐसे मरीजों को अपना समय-समय पर हेल्थ चेकअप करा लेना चाहिए। अगर वो किसी तरह की ऐसी इनएक्टिविटी, जो एक्सरसाइज़ नहीं करते हैं, मोटापा है या उनका कोलेस्ट्रॉल डिरेंज है या उनकी लाइफ स्ट्रेसफुल है, तो ऐसे लोगों में और डिसीज़ होने की प्रोबेबिलिटी संभावना ज़्यादा है। और न्यूरोलॉजिकल में? सर न्यूरोलॉजिकल में सेम चीज़ जो सर ने बोली, बेसिकली दोनों के रिस्क फैक्टर, मतलब न्यूरोलॉजिकल यानी स्ट्रोक होने के रिस्क फैक्टर और कार्डियक में हार्ट अटैक होने के रिस्क फैक्टर कॉमन होते हैं। तो सिमिलर ब्लड टेस्ट दोनों के लिए लागू होता है। ज़्यादा क्या होता है? मतलब कार्डियक पेशेंट ज़्यादा आते हैं या स्ट्रोक वाले, लकवा वाले? सर सब प्रोपोर्शनेट तो कह नहीं सकते हैं, बट ऑब्वियसली दोनों ही तरह के पेशेंट्स आते हैं। ओके। तो आज की तारीख में साइंस ने इतना मतलब कि कई सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी साइंस ले आया है, कई कई नए तरीके के उपचार लेके आया गया। अलग-अलग लेज़र ट्रीटमेंट, रोबोटिक ट्रीटमेंट, बहुत सारी मेडिकल लाइन में एआई का इन्वॉल्वमेंट। क्या जैसे अगर मैं बात करूँ, किसी पेशेंट को स्ट्रोक आया है, अब पैरालिसिस हो गया है, तो क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का कोई ऐसा ट्रीटमेंट आया है जिसमें उस पेशेंट को जल्दी ठीक होने का जो चांसेस है बढ़ गया है? ऐसा कुछ अभी तक आया है या आने की उम्मीद है? या हम ये मान लें कि स्ट्रोक एक ऐसी चीज़ है, क्योंकि वो बहुत छोटे-छोटे सिम्पटम्स काफ़ी टाइम से इकट्ठे होने के बाद एकदम से स्ट्रोक आता है। तो उसको ठीक होने में भी वैसे ही धीरे-धीरे टाइम लगता है। क्या मानना चाहिए हमें? क्या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का कोई ऐसा ट्रीटमेंट आया है जिससे स्ट्रोक के पेशेंट को हम जल्दी ठीक कर सकते हैं? या हमें स्ट्रोक को इस तरीके से मानना चाहिए कि ये आ गया तो अब धीरे-धीरे ही ठीक होगा? सर स्ट्रोक का जो अगर आप इवैल्यूएशन देखते हैं, तो वो 3 चरण में होता है। एक तो हाइपर एक्यूट स्टेज, एक्यूट फेज़ और क्रोनिक फेज़। इन 3 फेज़ में हम लोग मरीज को ट्रीट करते हैं। हाइपर एक्यूट स्टेज मतलब इनिशियल कुछ घंटे स्ट्रोक होने के। हाइपर एक्यूट स्टेज की जो ट्रीटमेंट होती है उसमें हम लोग क्लॉट डिसॉल्विंग मेडिसिन्स देते हैं। तो अभी तक तो एआई जो है वो इट इज़ प्रोग्रेसिंग ओनली। हो सकता है आने वाले टाइम में हम लोग जो क्लॉट्स बनते हैं उसकी क्वालिटी किस तरह का क्लॉट है, फाइब्रिन रिच क्लॉट है, प्लेटलेट रिच क्लॉट है, वो थोड़ा-सा उसकी हमें जानकारी मिले। उस हिसाब से क्लॉट डिसॉल्विंग जो हम इंजेक्शंस वगैरह देते हैं, उसकी पोटेंसी, उसका डोसेज वगैरह में चेंजेस आ सके। देन बहुत सी बार हमको मैकेनिकली क्लॉट को रिमूव करना पड़ता है वायर्स वगैरह डाल के। तो वो रिमूव करने में भी हमें एआई हेल्प कर सकता है। देन एक्यूट फेज़ में जब हम मरीज का ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, हमें कुछ पैरामीटर्स हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड ऑल दैट ये हमको मैनेज करना होता है, ऑक्सीजनेशन, ठीक है, पोजीशन, रिहैबिलिटेशन। तो इन सब में भी एआई एक प्रोटोकॉल वाइज़ उसका मॉनिटरिंग वाइज़ हमें हेल्प कर सकता है। ये सारी चीज़ें अभी इवॉल्विंग है एंड वी आर होपिंग कि इसमें और आगे इवॉल्व और क्रोनिक स्टेज जो हम बोलते हैं जिसमें मेनली मरीज के लिए रिहैबिलिटेशन बहुत ज़्यादा है, पर्टिकुलरली फिजियोथेरेपी।
तो वी आर वेरी होपफुल इन दैट सेंस कि एआई उसमें हमें बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि हर मरीज का अपना जब रिकवरी फेज होता है तो उसमें मसल्स में टोन, मसल्स में वीकनेस अलग अलग होती है। तो उसको अकॉर्डिंगली एसेस करके जो रोबोटिकली फिजियोथेरेपी के प्रोटोकॉल सेट किए जाते हैं, वी आर वेरी होपफुल कि उसमें एआई हमें काफी हेल्प करेगा। ओके। एक क्रिश सा क्वेश्चन मेरे से भी किसी ने पूछ लिया था, बट उस समय मैं जवाब नहीं दे पाया क्योंकि मुझे उसका कुछ लॉजिक पता नहीं था। जनरली लोग बोलते हैं कि ब्लड गाढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो व्यक्ति को डोनेट कर देना चाहिए, थोड़ा कम होगा और फिर वो हेल्दी चीज़ें खाए थोड़े दिन, तो शायद क्या पॉसिबल है कि इससे कोलेस्ट्रॉल डाउन, अगर और व्यक्ति ब्लड डोनेट कर देता है, किसी का कोलेस्ट्रॉल थोड़ा-सा बढ़ा हुआ है, 140 150 हो रहा है, और उसको डर लगा कि आगे क्लॉट ना जाए। बड़ा क्रिश क्वेश्चन है, किसी ने मुझसे ही पूछा था, मैं जवाब नहीं दे पाया क्योंकि उसने लगा कि आप हेल्थ इंडस्ट्री में 12 साल से काम कर रहे हैं, तो आप हमें इसका जवाब दें, क्योंकि आधे डॉक्टर आधे बनने में नहीं है, मैं नहीं दे सकता। आज मेरा प्रश्न आपके सामने इसलिए, मुझे एक समय में लगा था कि हो सकता है वो सही हो, कि भाई ब्लड अगर थोड़ा-सा निकाल लिया जाए, तो बाकी ब्लड भी तो उसकी जगह पे लेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अब ये नया ब्लड भी बनेगा, तो क्या इससे कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी कम होने, क्योंकि अगर ऐसा होता है, तो वाक़ई में रक्तदान, जिसको गुप्तदान और महादान बोलते हैं, लोग उसको करना चालू कर देंगे, और अगर ऐसा नहीं है, तो कम से कम ये भ्रम टूटे लोगों का। ये जो आपने सवाल पूछा, ये कई बार हमसे भी मरीजों ने पूछा है कि ब्लड अगर गाढ़ा है तो हम थोड़ा-सा निकाल दें तो ठीक हो जाएगा। बट ये वैसा नहीं है। खून गाढ़ा होना जनरली डॉक्टर से मरीजों को बोल देते हैं। वो उनको उनकी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम उनको बोलेंगे कि आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक डिजीज़ है, कोलेस्ट्रॉल हाई है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया है, तो ये उनके पल्ले नहीं पड़ेगा। तो मरीज को मरीज की भाषा में समझाना था कि आपका खून गाढ़ा हो गया है, इसलिए हम आपको खून पतला करने की दवाई दे रहे हैं एंड आपको कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करने हैं। तो डॉक्टर कोशिश करते हैं मरीज को मरीज के लैंग्वेज में समझाए, बट उसे हमें लिटरली नहीं लेना चाहिए। खून गाढ़ा हो रहा है इसका मतलब ये नहीं कि आप डोनेट कर दोगे तो पतला हो जाएगा, और ना ही हम जिसे बोलते हैं ब्लड थिनर या खून पतला करने की दवाई, वो कोई खून पतला करती है। ऐसा कुछ नहीं होता है। बेसिकली ये जो बीमारी है, जो आज हमारा मेन टॉपिक है, मेनली हार्ट अटैक और स्ट्रोक, ये होता है इज़ बिकॉज़ ऑफ मेटाबॉलिक डिज़ीज़। आपकी बॉडी अगर मेटाबॉलिकली इल है, बीमार है, तो आपको ये दोनों ही बीमारी होने के रिस्क रहते हैं। तो मेट व्हाट इज़ मेटाबॉलिक हेल्थ? मेटाबॉलिक हेल्थ यानी कि आपके कोलेस्ट्रॉल्स कितने लेवल में हैं, आपका इंसुलिन कितना बॉडी में कम सिक्रीट होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कितना है आपका, और आपकी ओवरऑल मसल परसेंटेज कितनी है बॉडी की, फैट परसेंटेज कितनी है बॉडी की, इन सब से ओवरऑल आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ डिसाइड होती है। अगर आपकी एज 40 की है, बट अगर आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ अच्छी नहीं है, तो हो सकता है आपका बॉडी एक्चुअली 40 का ना होके 50 ईयर के एज के जैसा है। और अगर आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ अच्छी है, तो हो सकता है आपकी क्रोनोलॉजिकल एज 40 है, बट आपका बॉडी 30 या 32 की एज का है। तो दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी। तो मतलब ये भी पॉसिबल है कि हम 50 की एज में भी हमारी बॉडी को 30 के हिसाब से मेंटेन कर सकते हैं। डेफिनिटली दैट इज़ व्हाट वी कॉल प्रिवेंटिव हेल्थ, ओके। है ना? और आज एक्चुअली जो मेडिकल साइंस है, अभी तक तो था क्यूरेटिव या फिर एक बार बीमारी होने के बाद उसको ठीक करने के उसमें, बट नाउ जो एरा आया है वो है प्रिवेंटिव हेल्थ का। मतलब हमें कुछ अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, हमें अपनी कुछ डाइट वगैरह इस तरह से चेंज करनी चाहिए, ताकि मेटाबॉलिक डिजीज स्टार्ट ना हो, और अगर स्टार्ट हो तो हम उसका प्रोग्रेशन रोक पाए या उसको हॉल्ट कर पाए। मैं अगला प्रश्न आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने कार्डिक की ही जो है ये लाइन का सिलेक्शन क्यों किया? आप बचपन से चाहते थे कार्डियोलॉजिस्ट बनना, या समय ने किया कुछ ऐसा? बचपन से तो ऐसा कार्डियोलॉजी के बारे में मुझे कोई ऐसा कोई जानकारी नहीं थी इस तरह से, पर पहला ये ज़रूर मन में इच्छा थी कि हम डॉक्टर बनें। तो जब एमबीबीएस किया, उसके बाद जब पोस्ट ग्रेजुएशन करने की बारी आई, तो पोस्ट ग्रेजुएशन में मुझे थोड़ा सर्जिकल ब्रांचों से थोड़ा-सा मतलब इतना ज़्यादा पसंद नहीं था, तो मेडिसिन ब्रांच जो थी, वो थोड़ा पसंद थी मुझे। तो मैंने जब इंदौर में एमजी मेडिकल कॉलेज में मेडिसिन में एडमिशन लिया, दाखिला लिया, उसके बाद जो हमारे साथ में बहुत सारे लोग ऐसे जो हमारे गुरुजन थे, वो कार्डियोलॉजी में भी काम करते थे।
तो उनके साथ जब कार्डियोलॉजी में काम किया, तो फिर कार्डियोलॉजी के लिए थोड़ा फ़ैसिनेशन बढ़ने गया। क्योंकि कार्डियोलॉजी में क्या होता है, कार्डियोलॉजी में ऐसा है कि आपको अगर आप प्रॉपरली डायग्नोस करें पेशेंट को और टाइमली ट्रीट करें, तो आपको जो रिज़ल्ट मिलते हैं, वो मैजिकल रिज़ल्ट मिलते हैं मतलब पेशेंट को। जो आपके पास पेशेंट बिल्कुल मरता हुआ आ रहा है, आप उसे एकदम से खड़ा कर देते हैं और उसको 2 दिन बाद डिस्चार्ज भी कर देते हैं। जो पेशेंट बिल्कुल मॉरिबॉन्ड हो रहा है, आपको लग रहा है कि आधा घंटा भी बचेगा कि नहीं बचेगा, और टाइमली और डायग्नोस करें और प्रॉपरली ट्रीट कर दें। तो जिस तरह से जो मैजिक होता है, वो मैजिक जो होता है, वो हमें मुझे फ़ैसिनेट किया कि ये ब्रांच ऐसी है जिसमें आप अगर अच्छे से अगर काम करें, तो बहुत सारे लोगों की जान बचा सकते हैं। तो वहीं से फिर मेरे अंदर कार्डियोलॉजी में आगे पढ़ाई करने की इच्छा जागृत हुई। फिर मैंने आगे जाके डीएम किया कार्डियोलॉजी में, और फिर जनरली लोगों को लगता है कि खाड़ी की प्रॉब्लम हो गई तो एक ना एक दिन सर्जरी हो, तो ये डर बैठ ही जाता है लोगों को। लेकिन आप जो मिरेकल की बात कर रहे हैं, तो जिस तरह से अगर आप देखें कार्डियोलॉजी में, तो कार्डियोलॉजी में बहुत ज़्यादा एडवांसेस हुए हैं। अगले 20-25 पिछले अगर हम 20-25 साल में देखें, तो जितना एडवांसेस कार्डियोलॉजी में हुए हैं, शायद ही मुझे लगता है किसी और ब्रांच में इस तरह से एडवांसेस हुए हैं। जिस तरह से हार्डवेयर आए हैं, जिस तरह से टेक्नोलॉजी आई है कार्डियोलॉजी में सर्जरी करने के, तो अब भी जो पहले जो सर्जिकल कॉम्प्लिकेशंस होते थे, वो ऑलमोस्ट सर्जिकल कॉम्प्लिकेशन लेस देन 1% से भी कम रह गए हैं। तो वो एक तरह का जादू है, मेरे मिरेकल्स हैं। जो टेक्नोलॉजी आई है, स्टेंट टेक्नोलॉजी है, डिवाइस के डिप्लॉयमेंट की टेक्नोलॉजी है, तो उन सब के एडवांसमेंट की वजह से पेशेंट का मैनेजमेंट बहुत ईज़ी हो गया है। ओके। तो अभी तक हमने जो पूरा समझा कि हार्ट को लेकर किस तरीके से क्या-क्या चीज़ें होती हैं, स्ट्रेस का क्या योगदान होता है, स्मोकिंग लेकर का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है, एज फैक्टर, ओबेसिटी। अब यही प्रश्न मैम मेरा आपसे भी है कि न्यूरोलॉजी ही क्यों? मतलब बड़ा जटिल है आपका टॉपिक, इतनी सारी वेन्स और हर हर जगह की अलग-अलग वेन्स, कोई तार किसी चीज़ से संबंधित है, कहीं का नर्व्स कहीं और इम्पैक्ट देता है। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो आपने भी पहले से ही सोच रखा था या आपने इसकी भी कुछ अलग स्टोरी की? व्हाई न्यूरोलॉजी? मैंने जब एमडी मेडिसिन किया उसके बाद सारे तरह के हम लोग पेशेंट्स देखते थे, बट उसमें न्यूरोलॉजी के जो पेशेंट थे, उनको ट्रीट करना, उनको इवैल्यूएट करना मुझे बड़ा अच्छा लगता था। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम समझा कि ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, मसल्स ये सब बड़ी जटिल चीज़ है और उनको जितना आप समझते हैं आपको उसमें बहुत मज़ा आता है। तो ओवरऑल न्यूरोलॉजी मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगा, तो मैंने इसे ही चूज़ किया। मैम मतलब न्यूरोलॉजी में आप एज़ अ न्यूरोलॉजिस्ट हैं, सर एज़ अ कार्डियोलॉजिस्ट हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि डॉक्टर्स में जनरली 2 चीज़ें देखने को मिलती है। एक लॉजिस्ट यानी कि एमडी और एक एनएस यानी सर्जन। किस लेवल तक न्यूरोलॉजिस्ट या कार्डियोलॉजिस्ट चीज़ों को डील करते हैं और पेशेंट को कब सर्जन के पास जाना चाहिए, चाहे वो न्यूरो सर्जन हो या कार्डियो सर्जन। ऐसा कुछ पैरामीटर देता है, तो भी जनरली क्या है, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आज की तारीख में पेशेंट के सामने एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। यार न्यूरो सर्जन के पास जाएँगे वो तो सर्जरी कर देगा। कार्डियो सर्जन के पास जाएँगे तो सर्जरी की बात करेगा। ये कई सारे ऐसे इंसिडेंट लोगों के सामने आए हैं। तो हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से इन दोनों में एक अंतर हम जानना चाहते हैं कि न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन, हालाँकि है तो दोनों एक ही शाखा, दोनों एक ही चीज़ का ट्रीटमेंट भी कराते हैं, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस पेशेंट को समझाने के लिए हम आप क्या बता सकते हैं? और सेम प्रश्न आपसे भी रहेगा। तो शुरुआत करते हैं मैम आपसे। सो न्यूरो में जैसे हेडेक है, एपिलेप्सी है, नेक पेन, बैक पेन है, मसल्स की डिजीज़ है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी है, पार्किंसन है, डिमेंशिया है, ये सारे न्यूरोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स है जो न्यूरोलॉजिस्ट ट्रीट करते हैं। इनमें न्यूरोसर्जन का कोई इंटरवेंशन नहीं आता है। बट वहीं पे ट्यूमर है, ब्रेन में ब्लीडिंग हो गया है या फिर सडनली डिस्क प्रोलैप्स हो गया है या स्पाइनल कॉर्ड में कोई कंप्रेशन आ गया है, तो इन दैट केस सर्जिकल इंटरवेंशन करना ज़रूरी होता है। ब्रेन में ट्रॉमा हो गया, हेड इंजरी हो गई है, उसमें न्यूरोसर्जन का रोल होता है। उसके अलावा काफ़ी बार स्ट्रोक के कुछ पेशेंट्स में भी हमें न्यूरोसर्जन की हेल्प लेनी पड़ती है, बट अगेन स्ट्रोक इज़ अ प्राइमरी डिजीज़ ऑफ न्यूरोलॉजिस्ट। तो ज़्यादातर न्यूरो की बीमारियाँ हैं वो न्यूरोलॉजिस्ट ही डील करते हैं।
एंड कुछ कंडीशन में उन्हें रिफर करना होता है कि नहीं ये बीमारी न्यूरोसर्जन देखेंगे, तब फिर थ्रू न्यूरोलॉजिस्ट पेशेंट इज बीइंग रिफर्ड टू न्यूरोसर्जन। मतलब मोटा-मोटा ये मान लें कि ऐसी प्रॉब्लम है जो बार-बार रिपीट होती है, जैसे एपिलेप्सी, फिट्स आते हैं कुछ-कुछ समय बाद, या आपने जो पार्किंसन डिसीज़ बोली और इस तरह की डिसीज़ जो कि टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग बार-बार आते हैं और रिपीटेड होते हैं। तो वहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट ही, अगर जहाँ पे इंजरी हो गई, ब्लड बाहर आ गया वेन में या फिर ट्यूमर बन गया, तो वहाँ पे हमें न्यूरोसर्जन। न्यूरोसर्जन पे देखना चाहिए। ये चीज़ वाक़ई में पेशेंट को ध्यान रखना चाहिए, ताकि आप किसी बीमारी की गंभीरता को समझें और लॉजिकली समझें कि हमें किसके पास जाना चाहिए। सर, और आप पे आते हैं कार्डियक में ऐसा क्या है? सर कार्डियक में ऐसा है कि जो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि कार्डियोलॉजी अगर है तो उसमें कहीं न कहीं फिजिशियन वाला एंगल भी जुड़ा हुआ है। अगर कार्डियोलॉजिस्ट है तो पहले कहीं न कहीं उसने फिजिशियन की स्टडी की हुई है। तो मेजॉरिटी केस में कार्डियोलॉजी में जो पेशेंट आते हैं उनका फर्स्ट कॉन्टैक्ट जो होता है वो कार्डियोलॉजिस्ट से ही होता है। तो कार्डियोलॉजिस्ट में अगर हम देखें तो मेजॉरिटी पेशेंट को जो ब्लड प्रेशर हो रहा है, हाइपरटेंशन हो रहा है या फिर पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है या फिर पेशेंट को हार्ट अटैक के सिम्पटम्स आ रहे हैं, तो इस तरह की अगर कोई तकलीफ हो रही है तो सबसे पहले पेशेंट का जो कॉन्टैक्ट होता है वो कार्डियोलॉजिस्ट से ही होता है। अब कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए हमें सर्जन की जरूरत पड़ती है? सपोज करो पेशेंट को हार्ट अटैक आया और मैंने एंजियोग्राफी कर दी और एंजियोग्राफी करने के बाद इस तरह की ब्लॉकेज निकले जिनका हम स्टेंट के माध्यम से नहीं खोल सकते हैं। अगर ऐसे पेशेंट का हमें बाईपास करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम सर्जन को रेफ़र करेंगे ऐसा केस। और कई बार ऐसा होता है कि हमारे हार्ट के अंदर वॉल्व सिकुड़ जाते हैं, ठीक है? तो वॉल्व सिकुड़ने में भी कार्डियोलॉजी में एडवांस हुआ है, जिसमें हम बलून के माध्यम से उनको डायलेट कर देते हैं। और कुछ इस तरह की वॉल्व की एनाटॉमी होती है, जो बलून से डायलेट नहीं हो सकती है। कई बार उनमें कैल्शियम ज़्यादा जमा होता है या जो उनकी सिकुड़न होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे केसेस जिनको हम मेडि या कार्डियोलॉजी से बलून माध्यम से या तार के माध्यम से हम ठीक नहीं कर सकते, तो ऐसे केसेस में हमें सर्जन की ज़रूरत पड़ती है, तो जिसमें सर्जन उस वॉल को बदलते हैं, चाहे वो एओर्टिक वॉल का रिप्लेसमेंट हो, माइटल वॉल रिप्लेसमेंट हो या फिर अपना बाईपास सर्जरीज़ हो। तो ये कॉमन सर्जरीज़ हैं जो सर्जन करते हैं और मेजॉरिटी केस में जो पेशेंट का फर्स्ट कॉन्टैक्ट होता है वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास ही होता है। उनका डिसीज़ डायग्नोस करना, उनको डिसीज़ को इवैल्यूएट करना और किस तरह का उसका फर्दर मैनेजमेंट होगा, वो उसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, फिर सर्जन को उसको केस को रेफ़र किया जाता है। मतलब कुल मिला के आपके केस में भी हमें माना जाए कि जो कुदरत ने या प्रकृति ने हमें जो नेचुरल हार्ट दिया है, उसकी वेन्स में या उसमें धमनियों में कुछ भी ब्लॉकेजेस आते हैं, तो उसको आप बेसिकली आपके जो नेचुरल ट्रीटमेंट है विदाउट एनी इम्प्लांट कट और वेन्स को कट करना, ऐसा भी ना उनके कुछ आप बलून फुला के स्टेंट लगा दो उसमें जगह, तो आप नेचुरल उस चीज को कैपेसिटी इन्हांस करते हैं, जी, कोई रास्ता बनाते हैं। मगर जब कंडीशन ऐसी हो जाए कि हमें वहाँ पे कुछ अदर चीज़ की सपोर्ट लगना है या कुछ हमें अदर प्रोसीजर करना है, बायपास करना है, तब हमें वहाँ पे कार्डिक सर्जरी के पास जी, बिल्कुल। ओके। तो यहाँ से ये भी चीज़ क्लियर होती है। सर, अब आप लोगों से एक अंतिम और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे दर्शकों का भी होगा कि एक आइडियल लाइफ आफ्टर 40 क्या होनी चाहिए? मेल और फीमेल दोनों, ताकि वो इन दोनों फील्ड की बीमारियों से थोड़ा-सा अपने आप को सिक्योर करके चले। हालाँकि जेनेटिक वाले पार्ट में तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी जो 40s के हैं तो उनके पेरेंट्स जब उन्हीं के साथ हैं, तो वो जेनेटिक पे तो ऐसे ही वो आइडिया लगा पाएँगे। लेकिन हाँ, बट ऑब्वियसली कहीं शुगर, कहीं बीपी, कभी अस्थमा। एक आइडियल लाइफ कैसे होना चाहिए? तो मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि हमें जो लाइफ़ है वो मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन पे आधारित होनी चाहिए। कई बार मोटिवेशन तो आते हैं, चले जाते हैं, लेकिन लाइफ में अगर आप डिसिप्लिन बनाएँगे, तो वो आपके लिए हमेशा हेल्पफुल होगा। वो चाहे आपके वर्क प्लेस में हो, चाहे आपकी लाइफ़स्टाइल में हो। तो आप दे एक डिसिप्लिन लाइफ कैसी हो सकती है? डिसिप्लिन लाइफ में आप टाइम से उठते हैं, टाइम से सोते हैं, आप कहीं न कहीं अपने लाइफ में हफ्ते में 5 दिन एक्सरसाइज करते हैं, जो आपके लिए हेल्पफुल है। डाइट इस तरह से लेते हैं, जो आपकी डाइट है उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और जो फैटी चीज़ेज़ हैं, जो फैट वाला मटेरियल है, वो आप कम से कम इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रांस फैटी एसिड जो तली हुई चीज़ें हैं, जंक फूड्स हैं, उनको कम से कम लेते हैं। प्लस दूसरा, अपने हेल्थ के लिए जागरूक हैं। आपको पता है कि मेरे माता-पिता या मेरी जेनेटिक्स में इस तरह की बीमारी है, जिनको डायबिटीज़ थी, हाइपरटेंशन था, जिनको हार्ट अटैक आया था। तो आप ऐसे स्थिति में 40 के बाद अपना समय-समय अपना हेल्थ चेकअप करा सकते हैं।
हेल्थ चेकअप कराकर अपने चाहे आपको ईसीजी कराना हो, चाहे इकोकार्डियोग्राफी हो, चाहे ब्लड टेस्ट हो, चाहे आपको ट्रेडमिल टेस्ट हो, ये सब कराकर आप अपनी बीमारी के बारे में जागरूक रह सकते हैं, समय पर उसको डायग्नोस कर सकते हैं। आपका हार्ट डैमेज होने से पहले या कुछ बड़ी घटना होने से पहले आप उसको डायग्नोस और ट्रीट कर सकते हैं। तो मेरा यही कहना है कि इसमें जागरूकता बहुत ज़रूरी है आपके लिए, कि अगर आपको जेनेटिक्स है, ठीक है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप जागरूक तो हो सकते हैं। तो जागरूक होने से आप अपनी बीमारियों को पहले पकड़ सकते हैं और एक डिसिप्लिन लाइफ आपको लंबे समय में आपको फ़ायदा देगी, लॉन्ग रन में फ़ायदा होगा। आपको कई बार हम जो होता है वो फ़ायदा सोचते हैं कि हमने एक्सरसाइज़ की, उसका शॉर्ट टर्म में हमें क्या फ़ायदा होगा। तो मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक्सरसाइज़ करते हैं, अपना वेट नहीं बढ़ने देते हैं, एक्टिव लाइफ रखते हैं आपको, तो उसका जो बेनिफिट होगा वो आपको 60 के बाद मिलेगा। तो कहीं न कहीं आपको एक्सरसाइज़ में अपने 10-15 साल इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तो फिर आपको आउटकम आपके बाद में मिलेगा। तो एक्सरसाइज़ करें, अपनी डाइट्स को ठीक रखें और अपने लिए अपना जो समय-समय पे हेल्थ चेकअप है, अवेयरनेस रखें और स्ट्रेस को कम से कम करें। ओके। तो मैम फीमेल्स के लिए बिल्कुल। फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो आफ्टर 40s या आफ्टर 30s से फीमेल अक्सर अपनी हेल्थ को नेग्लेक्ट करती है, बिकॉज़ शी इज़ फुल ऑफ ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, घर की ज़िम्मेदारियाँ, बच्चों की ज़िम्मेदारियाँ, उनकी पढ़ाई, हस्बैंड्स का ध्यान रखना, इन-लॉज़ का ध्यान रखना। कहीं न कहीं फीमेल्स अपनी खुद की हेल्थ को बैक स्टेज पे रखती है। तो इसके लिए उन्हें जागरूक होना चाहिए कि अपनी लाइफ़, अपनी हेल्थ अपने ही हाथों में है, उन्हें खुद ही अपना ध्यान रखना है। तो सेम चीज़ एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल उन्हें भी अपनाना चाहिए। 7 से 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। अक्सर फीमेल्स स्लीप डिप्राइव्ड पाई जाती है। मुश्किल से 5 घंटे सोती है, दिन में कभी आराम मिला तो सो लिए, नहीं तो नहीं सोते हैं। तो एक लैक ऑफ स्लीप हेल्थ पे बहुत नुकसान करती है। तो सबसे पहले अपनी स्लीप को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी है, कोशिश करना चाहिए, साढ़े 7 से 8 घंटे ज़रूर सोएँ। देन सेकंड थिंग है वो टाइमली मील जो फीमेल्स अक्सर नहीं करती है, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। ये 3 मील उनको अपनी लाइफ में रेगुलरली लेना चाहिए। इनकी इर्रेगुलरिटी से अक्सर हेडेक्स, माइग्रेन बहुत कॉमन है जो कि फीमेल्स में होते रहते हैं। तो अपने मील को कभी स्किप ना करें, टाइम पे लें। मील में कोशिश करें खुद भी हेल्दी खाएँ, घर वालों को भी हेल्दी खाना ही खिलाएँ। सर ने जैसे बताया वैसे ही कॉम्प्लेक्स फूड कार्बोहाइड्रेट्स है, फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, सैलेड है, देन होल ग्रेन्स है जैसे कि दलिया है, अंकुरित मूँग है, बॉइल्ड चना है, देन पनीर है, इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। कर्ड, मिल्क इनका सेवन भी करते रहना चाहिए। उसके अलावा डेली 1 घंटे का व्यायाम बहुत ज़रूरी है। फीमेल्स अक्सर घर का हाउसहोल्ड वर्क में बिज़ी रहती है, चाहे वो बाहर का जॉब करती हो तो भी और घर का हाउसहोल्ड वर्क करती हो तो भी। 1 घंटा उनको एक्सरसाइज़ में देना ही चाहिए। मैं खुद लास्ट 4 ईयर से रेगुलर योगा कर रही हूँ और योगा से मैंने अपनी बॉडी में, अपने माइंड में काफ़ी चेंजेस पाए हैं। उससे स्टेमिना इम्प्रूव होता है, उससे माइंड काफ़ी रिलैक्स रहता है और एक पूरे दिन का आपको काम करने की एनर्जी 1 घंटे के सेशन से मिल जाती है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि लेडीज़ को योगा तो ज़रूर करना ही चाहिए, जिम जाए ना जाए पर योगा ज़रूर करें। उसके अलावा 2 से ढाई लीटर पानी पीना बहुत ज़रूरी है एंड आफ्टर 40s एवरी 2 टू 3 ईयरली उनको अपना रेगुलर कार्डियक चेकअप और एवरी ईयरली अपना ब्लड चेकअप करवाते रहना चाहिए, जिसमें कोलेस्ट्रॉल्स आ जाते हैं, फास्टिंग शुगर, फास्टिंग इंसुलिन एंड उसके अलावा हीमोग्लोबिन, विटामिन डी, विटामिन बी12 कुछ बेसिक टेस्ट है, हमेशा करवाते रहना चाहिए। एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ कि फीमेल का मुझे लगता है अवेयर होना और ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली फीमेल ही पूरे घर की लीडर है। घर में क्या खाना बनना है, बच्चों को क्या खिलाना है, वो जो खाना है वो हेल्दी है या नहीं है, ये जो जो एक गुण हैं, जो बच्चों में दिए जाने हैं, तो वो बचपन से ही अगर माँ को पता है, तो बच्चे क्या खाने वाले हैं, बच्चों में कहीं ओबेसिटी तो नहीं आ रही है, बच्चों में कितनी इनएक्टिविटी है, उनमें एक्सरसाइज़ के गुण आ रहे हैं कि नहीं, आदतें डल रही हैं, डल रही। तो फीमेल का अवेयर होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मुझे ऐसा लगता है। अगर वो जागरूक है, तो घर में जो 5 लोगों को वो कंट्रोल कर रही है, तो वो सब भी उसी तरह से लाइफ़स्टाइल जिएँगे, डिसिप्लिन्ड लाइफ़ जिएँगे, तो उनके लिए मेरे को लगता है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज के इस एपिसोड में हमने 2 चीज़ें जानी हैं। उससे हमें ये ज़रूर जाना कि हमारे ब्रेन की हेल्थ और हार्ट की हेल्थ हम किस तरीके से स्वस्थ रख सकते हैं। इसके साथ ही साथ कई सारे ऐसे कन्फ्यूजन हैं जो हमने आपके दूर करने का प्रयास भी किया है।
यदि इसके बाद भी आपके अंदर किसी भी तरीके का कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क करके आप अपना कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है तो हमने अपने वीडियो के अंदर सावधानियां बताई हैं कि हर बीमारी एकदम से नहीं आती, कुछ छोटे मोटे संकेत जरूर देती हैं। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी के अनप्रैक्टिकल उपायों को अवॉइड करके एक प्रॉपर जो डॉक्टर है उनके कंसल्ट को आप फॉलो करें। और आज के लिए मैं इतना ही अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद।